नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे एक तरह से इंडिया को ठीक करने के लिए भेजा गया था। सोचिए, साल है 1786। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पैर जमा चुकी है, लेकिन सब कुछ कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त है। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। तो लंदन से एक बड़े लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके मुताबिक कॉर्नवालिस का मिशन बहुत बड़ा था। उन्हें 3 मुख्य काम दिए गए थे। एक तो जमीन से टैक्स वसूलने का जो तरीका था उसे सुधारना, दूसरा एक ऐसा कानूनी सिस्टम बनाना जो काम करे, और तीसरा कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसे साफ करना। एक तरह से पूरे सिस्टम को नए सिरे से खड़ा करना था। बिल्कुल। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक कच्चा पक्का ढांचा तो बना दिया था, लेकिन कॉर्नवालिस वो आर्किटेक्ट थे जिन्हें उस ढांचे पर एक मजबूत, एक शानदार इमारत खड़ी करनी थी। और ये कोई ऐसी वैसी इमारत नहीं थी। ये वो प्रशासनिक इमारत थी जो करीब करीब 1858 तक, मतलब भारत पर ब्रिटिश क्राउन के सीधे राज से पहले तक कायम रही। तो आज हम इसी इमारत की नींव, दीवारों और छतों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस इमारत की पहली ईंट से शुरू करते हैं। कानून और न्याय। दस्तावेज बताते हैं कि कॉर्नवालिस का सबसे पहला और बड़ा कदम था शक्तियों का बंटवारा, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, है ना? हाँ। उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर अधिकारी यानी कलेक्टर के पर कतर दिए। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है कि क्यों किया। उस समय कलेक्टर ही मतलब जिले का राजा होता था। वही टैक्स वसूलता था, और अगर टैक्स को लेकर कोई विवाद हो जाए तो वही जज बनकर फैसला भी सुनाता था। कॉर्नवालिस वो 18वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचारों से बहुत प्रभावित थे, जिनका मानना था कि ये तो सरासर अन्याय है। मतलब आप ही टैक्स वसूल रहे हैं और अगर कोई विवाद हो तो फैसला भी आप ही सुना रहे हैं। ये तो सीधा सीधा पक्षपात को न्योता देना हुआ। कोई अपने खिलाफ फैसला कैसे सुनाएगा? ठीक है, यही बात। ये हितों का टकराव था। तो कॉर्नवालिस ने कहा, नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कलेक्टर से उसकी न्याय करने की सारी शक्तियां छीन ली और उसे सिर्फ टैक्स वसूली के काम पर लगा दिया, और न्याय के लिए एक नया पद बनाया, डिस्ट्रिक्ट जज। अब सारे दीवानी मुकदमे डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। तो उन्होंने एक पूरा ढांचा ही खड़ा कर दिया। अदालतों की एक सीढ़ी बना दी। ये सीढ़ी शुरू कहाँ से होती थी? देखिए, सबसे निचले पायवान पर थी मुंसिफ की अदालतें, जिन्हें भारतीय अधिकारी चलाते थे, और वो छोटे मोटे मामले देखते थे। अगर मामला थोड़ा बड़ा और गंभीर है तो आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत में जाते, जहां यूरोपीय अधिकारी होते थे। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर 4 बड़े शहरों में कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में प्रांतीय अपील अदालतें। और सबसे ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत, जिसकी अध्यक्षता खुद गवर्नर जनरल करते थे। और ये बात तो हैरान करने वाली है कि अगर मामला बहुत ही बड़ा हो तो उसकी आखिरी अपील लंदन में बैठे किंग एंड काउंसिल तक हो सकती थी। कमाल है। मतलब बंगाल के किसी गांव के किसान का मामला सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड के राजा तक पहुंच सकता था। ये दिखाता है कि ये पूरा नया ढांचा जमीनी हकीकत से कितना अलग और दूर था। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और बड़ा सिद्धांत लागू किया गया, कानून की संप्रभुता या सॉवरेनिटी ऑफ लॉ। इसका सीधा मतलब था कि कानून सबसे ऊपर है, कोई इंसान नहीं, चाहे वो कंपनी का कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आम भारतीय किसान सैद्धांतिक तौर पर किसी ताकतवर अंग्रेज अधिकारी पर भी मुकदमा कर सकता था। हाँ, कागज पर तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इससे पहले तो शासक या उसके एजेंट का कहा ही कानून होता था। लेकिन असलियत में सिस्टम की अपनी बहुत बड़ी खामियां थीं। अच्छा, तो ये शानदार दिखने वाली इमारत में दरारें भी थी। दरारें ही नहीं, पूरी दीवारें कमजोर थी। पहली बात, ये व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीली थी। एक आम गरीब किसान के लिए इस सीढ़ी पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। दूसरी बात, मुकदमों का मार लग गया, न्याय मिलने में सालों लग जाते थे, और कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये यूरोपीय जज जो फैसला सुना रहे थे, उन्हें भारत के रीति रिवाजों, यहाँ की भाषा, समाज की कोई समझ ही नहीं थी। हमारे दस्तावेज में मुनरो की एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी है। वो लिखते हैं कि 10 में से 9 यूरोपीय जज भारत के बारे में इतना कम जानते थे जैसे उन्होंने कभी ग्रेट ब्रिटेन छोड़ा ही न हो। तो मतलब एक ऐसा जज आपका फैसला कर रहा है जिसे आपकी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक यही हुआ। तो एक तरफ तो
निष्पक्ष न्याय का एक ढांचा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ वो ढांचा आम आदमी की पहुंच से इतना दूर हो गया कि वो उसके लिए एक भूल भुलैया बनकर रह गया। तो ये तो हुई दीवानी मामलों की बात। जहां तक अपराध और सजा का सवाल है, यानी क्रिमिनल लॉ, वहां क्या बदलाव हुए? वहां भी बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव हुए। यहाँ कॉर्नवालिस ने सिर्फ कानून लागू नहीं किया, बल्कि इस्लामिक आपराधिक कानूनों को बदलने का अधिकार भी अपने हाथ में ले लिया। ये इस बात का संकेत था कि कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि शासक बन चुकी थी, जो समाज के नैतिक नियम भी तय कर रही थी। जैसे कि कोई उदाहरण है इसका? हाँ, कई हैं। जैसे 1790 में एक नियम आया कि हत्या के मामले में कातिल के इरादे को देखा जाएगा, ना कि इस बात को कि उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया या हत्या कैसे की। पहले के कानून में ये बहुत मायने रखता था। साथ ही एक और पुरानी प्रथा खत्म कर दी गई, जिसमें मृतक के रिश्तेदार चाहें तो कातिल को माफ कर सकते थे या उससे खून की कीमत यानी मुआवजा ले सकते थे। कॉर्नवालिस ने कहा, नहीं, हत्या राज्य के खिलाफ अपराध है, परिवारों के बीच का मामला नहीं। और सजा के तरीकों में भी बदलाव किए गए। मैंने पढ़ा है कि शरीर के अंग काटने जैसी क्रूर सजाओं को खत्म कर दिया गया। हाँ, उनकी जगह कठोर कारावास या जुर्माने की सजा दी जाने लगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम 1793 में आया। इसके मुताबिक किसी गवाह का धर्म क्या है, इस आधार पर उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि अब एक गैर मुस्लिम व्यक्ति भी किसी मुस्लिम से जुड़े मामले में गवाही दे सकता था, जो पहले संभव नहीं था। ये कानून को धर्म से अलग करने की एक बड़ी कोशिश थी। ठीक है, तो नए कानून तो बन गए, लेकिन इन कानूनों को जमीन पर लागू करने के लिए तो पुलिस चाहिए। उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत थी? हालत बहुत खराब थी। दस्तावेज में एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का जिक्र है, जो कहता है कि कलकत्ता के बाहरी इलाके एक बसे हुए शहर की तुलना में जंगल ज्यादा लगते थे। लोग सूरज ढलने के बाद घरों से निकलने में डरते थे। मतलब अराजकता का माहौल था। तो कॉर्नवालिस ने इस जंगल को शहर में कैसे बदला? उन्होंने सबसे पहले जमींदारों से उनकी पुलिस रखने की शक्तियां छीन ली, क्योंकि अक्सर जमींदार अपनी पुलिस का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए करते थे। फिर उन्होंने पूरे जिले को थाना क्षेत्रों में बांटा, करीब 400 वर्ग मील का एक थाना, और हर थाने का इंचार्ज एक दरोगा को बनाया गया। रुकिए, तो ये जो दरोगा का पद है, ये कॉर्नवालिस की देन है? ये तो आज भी हमारे पुलिस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये वही सिस्टम है जिसकी नींव तब रखी गई थी। पुलिस अधिकारियों का वेतन बढ़ाया गया ताकि वे रिश्वत ना लें, और अपराधियों को पकड़ने पर इनाम भी रखा गया। कोशिश एक प्रोफेशनल केंद्रीय पुलिस फोर्स बनाने की थी, जो जमींदारों के बजाय सीधे सरकार के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जमींदार भले ही अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हों, पर वो अपने इलाके को, वहां के लोगों को जानते तो थे। क्या एक बाहर से आया दरोगा उतना असरदार हो सकता था, या ये बस एक और सरकारी ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी गई जिस पर लोगों का भरोसा नहीं था? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब आसान नहीं है। एक तरफ तो व्यवस्था में सुधार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और जनता के बीच एक दूरी भी पैदा हुई, जो शायद आज तक किसी न किसी रूप में कायम है। तो कानून बन गया, पुलिस आ गई, लेकिन ये सब चलाने के लिए पैसा चाहिए। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, 18वीं सदी के भारत में पैसा मतलब जमीन से आने वाला टैक्स। ये कॉर्नवालिस की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद चुनौती थी। यहीं पर स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट की कहानी शुरू होती है। हाँ, और इस पर कंपनी के अंदर ही जबरदस्त बहस हुई। 3 बड़े सवाल थे। पहला, टैक्स का बंदोबस्त किसके साथ किया जाए, सीधे किसानों के साथ या फिर जमींदारों के साथ? दूसरा, सरकार का हिस्सा कितना होना चाहिए? और तीसरा और सबसे अहम, क्या ये बंदोबस्त कुछ सालों के लिए हो या हमेशा के लिए, यानी परमानेंट? इन सवालों पर 2 बड़े अधिकारी, सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, आमने सामने थे। उनकी बहस किस बात पर थी? उनकी बहस जमीन के असली मालिक को लेकर थी। शोर का मानना था कि जमींदार ही सदियों से जमीन के मालिक रहे हैं और सरकार को बस उनसे एक तय टैक्स लेना चाहिए। वहीं जेम्स ग्रांट का कहना था कि नहीं, जमीन का असली मालिक तो हमेशा से राज्य यानी सरकार रही है, और जमींदार तो बस सरकार के लिए टैक्स वसूलने वाले एजेंट हैं, जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। और कॉर्नवालिस, जो खुद ब्रिटेन में एक बहुत बड़े जमींदार थे, उन्होंने किसका पक्ष लिया? उन्होंने शोर का पक्ष लिया, शायद इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था उन्हें अपने देश जैसी लगी, और ये व्यवहारिक भी था। कंपनी के पास इतने कर्मचारी नहीं थे कि वो लाखों किसानों से सीधे जाके टैक्स वसूल सकें। जमींदारों के जरिए टैक्स इकट्ठा करना ज्यादा आसान था। तो फैसला जमींदारों के हक में हुआ। फिर क्या हुआ? पहले 1790 में जमींदारों के साथ 10 साल के लिए बंदोबस्त किया गया। फिर 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे हमेशा के लिए स्थायी यानी परमानेंट कर दिया।
तय ये हुआ कि जमींदार किसानों से जो भी लगान वसूलेंगे उसका 89% हिस्सा वो कंपनी को देंगे और बाकी 11% अपनी मेहनत और जिम्मेदारी के लिए खुद रखेंगे। तो कंपनी ने एक तरह से एक सौदा किया। अभी एक तय और गारंटीड आमदनी ले लो, भले ही भविष्य में होने वाले बड़े मुनाफे को छोड़ना पड़े। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी ऐसे स्टॉक को आज ही बेच दें जिसके दाम भविष्य में आसमान छूने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको आज निश्चित पैसा चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और उन्होंने सिर्फ भविष्य की आमदनी ही नहीं बेची, उन्होंने किसानों के पूरे वर्ग का सौदा कर लिया। इस एक फैसले ने भारत के ग्रामीण समाज की पूरी संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। कंपनी को राजनीतिक स्थिरता के लिए जमींदारों का एक वफादार वर्ग तो मिल गया, जो 1857 के विद्रोह में उनके काम भी आया, लेकिन इसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ी। इसके नुकसान क्या हुए? दस्तावेजों में तो इसके बहुत भयानक परिणाम बताए गए हैं। नुकसान बहुत गहरे और दूरगामी थे। सबसे पहले तो, जैसा आपने कहा, सरकार ने भविष्य में होने वाली आय से अपना हाथ धो लिया। खेती बढ़ी, जमीन की कीमतें बढ़ी, लेकिन सरकार का हिस्सा वहीं का वहीं रहा। दूसरा, ज्यादातर जमींदारों ने खेती सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें तो बस किसानों से ज्यादा लगान निचोड़ने से मतलब था। इससे अनुपस्थित जमींदारी यानी एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप को बढ़ावा मिला। अनुपस्थित जमींदारी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जमींदार खुद गांव में नहीं रहते थे। वे शहरों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और गांव में उनके एजेंट या मुंशी किसानों पर जुल्म ढाकर लगान वसूलते थे। इस व्यवस्था ने गांव के समाज को दो दुश्मन वर्गों में बांट दिया, एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ किसान। किसानों से उनकी जमीन का मालिकाना हक छीन लिया गया और उन्हें पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। वो अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। और एक सूर्यास्त कानून यानी सनसेट लॉ का भी जिक्र है। ये तो सुनने में ही बहुत क्रूर लगता है। और ये था भी बहुत क्रूर। इसके तहत हर जमींदार को एक तय तारीख को सूरज डूबने से पहले अपना लगान जमा करना होता था। कोई बहाना नहीं चलता था, चाहे फसल बर्बाद हो गई हो, सूखा पड़ा हो, कुछ भी हो। अगर आप समय पर पैसा जमा नहीं कर पाए तो आपकी जमीन, जो शायद पीढ़ियों से आपके परिवार के पास थी, उसे तुरंत नीलाम कर दिया जाता था। मतलब कोई मोहलत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस सूरज डूबा और आपकी जमींदारी खत्म। बिल्कुल। इस एक कानून ने कई पुराने और खानदानी जमींदार घरानों को बर्बाद कर दिया और उनकी जगह कौन आए? शहर के नए अमीर व्यापारी और साहूकार, जिन्होंने जमीनें तो खरीद ली, लेकिन उन्हें खेती या किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। तो कॉर्नवालिस एक तरफ तो कानून और व्यवस्था का एक मजबूत सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन के मामले में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो अन्याय और शोषण पर आधारित थी। ये तो बड़ा विरोधाभास है। यही उनके सुधारों की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब एक सिस्टम को चलाने के लिए लोग भी चाहिए। हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा, कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थे। कॉर्नवालिस का अगला निशाना यही था। हाँ, एक सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे चलाने वाले लोग होते हैं। तो इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया? उन्होंने दो काम किए। पहला, उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और किसी भी तरह के तोहफे या रिश्वत लेने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी। लेकिन वो समस्या की जड़ तक भी पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि कर्मचारी भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वेतन बहुत कम है। तो क्या उन्होंने वेतन बढ़ा दिया? सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे एक कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये महीना कर दिया गया और साथ में उसे कुल टैक्स वसूली पर 1% का कमीशन भी मिलता था। ये उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। उनका मानना था कि अगर अधिकारियों को अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो वे ईमानदारी से काम करेंगे और रिश्वत के लालच में नहीं पड़ेंगे। तो एक आधुनिक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरशाही की नींव रखी जा रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। तो इसका कुल मतलब क्या है? इन सब सुधारों के साथ एक ऐसी नीति जुड़ी थी जो बहुत ही विवादास्पद थी, प्रशासन का यूरोपीयकरण। हाँ, और यहीं पर कॉर्नवालिस की विरासत का सबसे काला अध्याय सामने आता है। शुरू में साफ लिखा है कि कॉर्नवालिस नस्लीय भेदभाव के शिकार थे। उनका मानना था कि हिंदुस्तान का हर मूल निवासी भ्रष्ट है। ये उनकी पक्की धारणा थी। हर मूल निवासी? ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और इसी धारणा के आधार पर उन्होंने एक नीति बनाई। उन्होंने तय किया कि प्रशासन के सभी ऊंचे, जिम्मेदार और अच्छी तनख्वाह वाले पद सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय लोगों यानी अंग्रेजों के लिए आरक्षित होंगे। भारतीयों के लिए तरक्की के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मतलब एक भारतीय कितना भी काबिल और ईमानदार क्यों न हो, वो एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकता था।
बिल्कुल, सेना में कोई भारतीय सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था और सिविल सेवा में मुंसिफ या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद उसे कभी नहीं मिल सकता था। दस्तावेज में सर जॉन शॉर का एक उद्धरण है जो इस पूरी सोच को सामने रख देता है। वो कहते हैं, अंग्रेजों का मूल सिद्धांत ये रहा है कि पूरे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तरीके से हमारे हितों और लाभों के अधीन बनाया जाए। भारतीयों को हर उस सम्मान, प्रतिष्ठा या पद से बाहर रखा गया है जिसे सबसे निचला अंग्रेज भी स्वीकार करने को तैयार हो। ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है। तो एक तरफ वो भ्रष्टाचार खत्म कर एक कुशल प्रशासन बना रहे थे, लेकिन वो प्रशासन सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों द्वारा चलाया जाता था और भारतीयों को उसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन उस इमारत की सबसे ऊंची मंजिलों पर केवल अंग्रेजों के लिए का बोर्ड लगा दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो कॉर्नवालिस का दौर कैसा था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बहुत लंबे समय तक चली, जिसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए लेकिन कुछ बहुत ही बुरे भी। उन्होंने भारतीय प्रशासन को पूरी तरह अंग्रेजी रंग में रंग दिया, जिसे एंग्लिसाइजेशन कहते हैं, यानी भारत की जमीन पर ब्रिटेन के संस्थानों को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जैसा कि ग्लीग नाम के एक टिप्पणीकार ने कहा, कॉर्नवालिस ने एक ऐसे देश में हर चीज को ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बनाने की कोशिश की जो किसी भी तरह से इंग्लैंड जैसा नहीं है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत ये कहता है कि कॉर्नवालिस ब्रिटेन के संस्थान, अदालतें, पुलिस, सिविल सेवा तो भारत ले आए, लेकिन वो उन विचारों को यहाँ नहीं लाए जिनके आधार पर ये संस्थान ब्रिटेन में बने थे, जैसे नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जब आप एक संस्कृति के लिए बनी व्यवस्था को किसी दूसरी संस्कृति पर थोपते हैं, और खासकर तब जब आप सिर्फ ढांचा आयात करते हैं, यानी सिस्टम का हार्डवेयर, लेकिन उसके पीछे के मूल दार्शनिक मूल्यों को, यानी उसके सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? शायद कॉर्नवालिस की विरासत इसी सवाल का एक जटिल और अधूरा जवाब है।